गुड मॉर्निंग। आप सभी का सैफरॉन स्टडी पे स्वागत है। छात्रों, आज हम बात करेंगे शब्द संसार के बारे में। शब्द क्या है? शब्द को जानने से पहले हमको समझना चाहिए कि शब्द बनता किससे है। शब्द बनता है वर्ण से। वर्ण क्या है? मूल ध्वनि संकेत को वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अ आ इ, ये वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन हमने बताया था, उसको ध्यान से देख लेना है एक बार, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब शब्द क्या है, चलिए उस पर हम ध्यान देंगे। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहा जाता है। व्याकरण के 5 अंग है, शब्द विचार उसमें से दूसरा अंग है। शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है, या शब्दों के समूह को वर्ण कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। जैसे कमल शब्द है, बालक शब्द है, माता शब्द है, राम शब्द है, पिता शब्द है, गुरु शब्द है। बना किस किस वर्ण से मिलकर? क जोड़ म जोड़ ल, क्या बना? कमल। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, या शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये याद रखना। किसी शब्द की रचना के संबंध में 4 तरह से विचार किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, उद्गम या उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति मतलब निकलना, कहाँ से आया। व्युत्पत्ति मतलब बनावट, बना कैसे। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से ये शब्द के भेद होते हैं। इस तरह से अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द कहा जाता है। माता, पिता, विद्यालय, छात्र, शरीर। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ न हो। चप, मट, लप, तफ, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब आइए, एग्जाम में प्रश्न जरूर रहेगा, ये व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो है जो टूटने पर अर्थ नहीं बताता अलग अलग। जैसे रज शब्द है, रौ और जौ का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता, यह रूढ़ शब्द है। नाक, कान, पीला, झट आदि क्या है? रूढ़ शब्द के उदाहरण है। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनेगा और टूटने पर दोनों शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करेंगे। जैसे दूध वाला, दूध और वाला दोनों का अर्थ होगा। दूध मतलब दूध, वाला मतलब रखने वाला। योग रूढ़, इसको ध्यान समझना है। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी। अब पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा हुआ, लेकिन पंकज समझाया था कमल को। जलज, जलीय पौधे बहुत सारे हैं, उनको जलज कहा जाता है और उनका नाम अलग अलग होता है। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, लेकिन कहते हैं गणेश को। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, लेकिन इसका विशेष अर्थ समझा जाता है विष्णु। तो यही योग रूढ़ शब्द आगे चल के बहुब्रीहि समास बन जाता है। जो शब्द योग रूढ़ होगा वही बहुब्रीहि समास होगा, ये याद रखिए। दोनों प्रश्न होते हैं, बहुब्रीहि समास भी बहुत पूछता है और योग रूढ़ शब्द इस तरह से प्रश्न होगा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो ये पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास भी होगा और योग रूढ़ शब्द भी कहलाएगा। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक से मिलकर बना हो। योग रूढ़ जो मिलकर भी बनता है, अकेला भी होगा और
ये विशेष अर्थ प्रकट करेगा। उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द जो होगा वो संस्कृत से हूबहू हिंदी में उतर गया है। तद्भव संस्कृत से आया है हिंदी में, लेकिन ये आसान लैंग्वेज में है, हिंदी की अपने शब्द हैं। देशज देश की बोलचाल में धीरे धीरे वो हिंदी में शामिल हो गई। विदेशज विदेशी भाषा से शब्द आकर हिंदी में बोलचाल में उपयोग होता है। जैसे तत्सम जो हमने कहा वही लिखा है यहाँ पर। जो शब्द संस्कृत शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, तिक्त, जिह्वा, ग्राम, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पंच, शवशुर, पंख, अश्रु, रात्रि, अग्नि, मयूर, नव, मध्य। चंद्र का मतलब चंद्रमा, वृक्ष मतलब पेड़, पंच मतलब 5, शवसुर ससुर, पंख कीचड़, अश्रु आंसू, रात्रि रात, अग्नि आग, मयूर मोर को बोलते हैं, नव नया, मध्य बीच का। तद्भव कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृत दोनों प्राचीन भाषाएं हैं से रूपांतरित होकर बदलकर हिंदी में मिल गए हैं। ऐसे विकृत संस्कृत और प्राकृत शब्द को तद्भव कहा जाता है। जैसे आग, अग्नि है तद्भव, तत्सम, और आग हुआ तद्भव। बच्चा, मोर, मयूर से मोर बना है, मयूर तत्सम, और तद्भव मोर हो गया। नव से बना है। 4 चतुः, पीला, पीत जिसको बोलते हैं तत्सम में। शाम, संध्या बोलते हैं इसको तत्सम में। ऊंट, उष्ठ होता है। कपूत, किवाड़, बाघ, भालू, सियार, सूखा, पीपड़, सिर, सेठ, दूध, दही, घी, सूरज, हाथ। ये सभी तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। तत्सम होगा कठिन शब्द सुनने में लगेगा, बोलने में लगेगा। तद्भव इजी होगा। देशज जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। जैसे चिड़िया, जूता, तेंदुआ, कलई, पगड़ी। विदेशज जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे स्कूल, टेबल, लैंप, माइल, टिकट, माइल इंग्लिश से आया है। स्टेशन, अफसोस उर्दू से फारसी से आया है। आबदार फारसी शब्द है। यादगार, रंग, रोगन भी उर्दू फारसी का शब्द है। अदा ये भी है। अजब ये भी है। अमीर, गरीब, और गैरत, दुकान, दिक, अलकतरा, बाल्टी, किरानी, किताब, कलम, लीची, अलमारी आदि। ये सभी विदेशज शब्द के उदाहरण है जो हिंदी में प्रचलित है। जैसे विद्यालय को हम लोग ज़्यादातर स्कूल बोलते हैं, स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, लेकिन स्टेशन जो है हिंदी शब्द नहीं है। अब चलिए अर्थ की दृष्टि से समझ गए। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद समझ गए। अब प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? 5। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इनका सब अलग अलग हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञा किसी का नाम होता है, सर्वनाम संज्ञा के बदले उपयोग होता है, विशेषण बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो है वो कैसा है, उसकी कमी या अच्छाई को बताता है। क्रिया काम करना या होना बताएगा। अव्यय जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम जो सब संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप वगैरह। यहाँ पर सारे नाम हैं। राम, सीता, कृष्ण, घर, गया, घोड़ा, गाय, जमीन इत्यादि। विशेषण जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, काला, पीला, अच्छा, बुरा। जो शब्द कैसा लगाकर जवाब मिले वो विशेषण कहलाएगा। जैसे कैसा आदमी, बुरा आदमी, कैसा आदमी, अच्छा आदमी। या तो कमी बताएगा या अच्छाई बताएगा, या तो गुण बताएगा या दोष बताएगा।
क्रिया जिस शब्द से करना या होना समझा जाए, क्रिया कहते हैं। खाता है, सोता है, पीता है, पढ़ता है, जाता आता है, खाता है। अव्यय, अव्यय जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलें, सब में धीरे धीरे आएगा। वह, वाह वाह, जल्दी जल्दी, ये सब क्या है? अव्यय के उदाहरण है। ये याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन अव्यय है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। अब हम संज्ञा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद अर्थ के विचार से: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा। किसी एक या खास, समझ जाइए। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, एक गाय नहीं है, बहुत सारे गाय हैं। घोड़ा, आदमी, औरत। बस यहाँ पे ये समझ जाइए कि जिसका नाम रख देंगे तो वो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिना नाम का होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ये कोड स्मरण में रखें। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, ये अवस्था है। चतुराई, ये भाव है, स्वभाव है। मिठास, लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी, ऐसे शब्दों को याद रखें। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। विशेषण नहीं होगा सर्दी, मित्रता। आ, ई, ता, वट, हट, पन, पा, ये कोड है भाववाचक संज्ञा के। वह शब्द के अंत में रहेगा आ, ई, ता, वट, हट, पन, पा, लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ये कोड है, याद रखिए। भाववाचक संज्ञा तुरंत पहचान जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा बहुत आसान है। नाम से ही समूह है तो समूह पता चलेगा। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध मतलब जानकारी मिले, समझ में आए। जैसे सभा, मेला, भीड़। भीड़ एक आदमी से हो नहीं सकती है, अनेक आदमी होंगे। मेला में एक आदमी होगा तो मेला होगा ही नहीं। सभा, एक आदमी से सभा नहीं चलती है, भीड़ होगा ही होगा वहाँ पे। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को नाप और तौला जा सके उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, दूध, आटा आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये संज्ञा के 5 भेद हो गए। इसी से इंग्लिश समझ जाइएगा। बस वहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको वो देख लेना है। लिंग बहुत बहुत ईजी है ये। लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। सारी दुनिया में मुख्यतः 2 जातियां हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति। जाति के आधार पर लिंग के 2 भेद हैं। अगर प्रश्न हो तो याद रखिएगा। जाति के आधार पर लिंग के 2 भेद, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है। लड़का, बैल, राजा, दास, मालिक पुल्लिंग हुआ। लड़की, गाय, रानी, दासी, मालकिन, घोड़ी स्त्रीलिंग। जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं उनका लिंग जानने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे ये सारे उदाहरण हैं: घोड़ा, घोड़ी, गाय, गधा, गाय, सांड, गधा, गधी, हाथी, हथनी। हथनी का उच्चारण देख लीजिए, हिज्जे देख लीजिए। लड़का, लड़की, बाछा, बछिया, ऊँट, ऊँटनी। दीर्घ ईकारांत मतलब जिन शब्द के अंत में दीर्घ ईकार हो। रानी, घोड़ी, लड़की, दासी, नदी आदि क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद, ये यहाँ से प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में। घी, दही, मोती, जी, पानी, ये 5 शब्द हैं। घी, दही, मोती, जी और पानी, और एक है हाथी। उर्दू ग्रामर के हिसाब से हाथी भी क्या है? पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है। और इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनको याद रखिए ये पुल्लिंग होता है। प्रश्न यहीं से उठता है। और विशेष जानना नहीं है इसमें। ये देख लीजिए,
अपवाद, अपवाद को याद रखिए, प्रश्न अपवाद से आते हैं। लघु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु ये पुल्लिंग है। बाकी यो हर्षुकार यू वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी, भरणी, रोहिणी अपवाद है। पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल आदि पुल्लिंग है। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी अपवाद है। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता पुल्लिंग है। सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे मिठास, सौ से अंत में सौ है। घास, रास ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन इसका अपवाद निकास, कांस, बांस ये पुल्लिंग है, सौ अंत में होते हुए भी। जिन संज्ञाओं के अंत में तड़ौ होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र, चित्र है यहाँ पे। नांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे पालन, नौ अंत में है। नांत मतलब जिसके अंत में नौ हो। वचन, वातायन क्या होता है? पुल्लिंग। जो प्रत्ययांत मतलब जिनके अंत में जौ हो वो क्या होंगे? पुल्लिंग। अंडज, जलज, पिंडज, स्वेदज। स्वेदज क्या होता है? जो पसीने से जन्मता है उसको स्वेदज बोलते हैं। अंडज अंडा से जन्मने वाला, जलज जो जल में जन्मता है। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है वे पुल्लिंग होते हैं। नख, मुख, दुख, सुख, लेख अपवाद, भूख और स्त्रीलिंग। ध्यान से सुने और देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को अवश्य दबा दें। अकारांत, आकारांत, निर्जीव पराय पुल्लिंग होते हैं। जल, पत्थर, पहाड़, जाड़ा सब निर्जीव है, पराय पुल्लिंग होंगे। अपवाद है याद, लहर, तरंग, सड़क, राह, आँच, छत, हींग, मिर्च, खटिया, पीढ़िया, डिबिया, पटिया, हवा आदि स्त्रीलिंग है। अपवाद को आपको याद रखना है, इसको ध्यान से सुनना है, यहीं से प्रश्न आने के संभावना अधिक है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कान, मुंह, दांत, होठ, पेट, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालु, बाल इत्यादि। अपवाद है, अब अपवाद को ध्यान, केहूनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाँह, पीठ, कमर, जांग, टांग, उंगली, नस, हड्डी स्त्रीलिंग है। और शरीर के अंग प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो इससे हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न लगभग व्याकरण से ही हैं। और व्याकरण अगर यदि आप सीख लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो आपको आगामी सारे परीक्षाओं में काम आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।